हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप सबने चैप्टर वाइज जो भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी वो सब देख ली होगी। चैप्टर वाइज आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अब बारी है कि हम अपनी स्पीड को थोड़ा सा और बढ़ाएं, और स्पीड को बढ़ाने का मतलब है कि हम सैम्पल पेपर पर आएँ, क्योंकि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप कम से कम 8, 10, 15, 20, अगर जिसने स्ट्रेटेजी पूरी फॉलो करी होगी उसने 20 सैम्पल पेपर मैंने बोले थे। मुझे लगता नहीं कि किसी ने करे होंगे, जिसने कर लिए होंगे बहुत अच्छी बात है। और आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सैम्पल पेपर्स, जो गॉड क्लासेस के सैम्पल पेपर लॉन्च किए थे मैंने पिछले महीने, तो उन्हीं में से हम जो अनसोल्ड सैम्पल पेपर हैं, सैम्पल पेपर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, इन पाँचों के सॉल्यूशन मैं आपको कराने वाला हूँ। तो अब इसके सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास या तो उसकी हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चंस आप पहले से प्रैक्टिस करके रखें। इस वीडियो को देखने सिर्फ इसलिए आए कि आपने आंसर्स को मैच करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए कि क्या आपने जो लिखा है सही तरीके से लिखा है, सही लिखा है या नहीं लिखा है। और क्वेश्चन पेपर आप अमेज़ोन से परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ से डिलीवरी में टाइम लगेगा। वो डिपेंड करता है कि डिलीवरी कितने दिन में वो देते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप गॉड क्लासेस की जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये जो कोर्स है जिसमें सैम्पल पेपर है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो एंड्रॉयड ऐप यूज़र हैं वो डायरेक्टली गॉड क्लासेस ऐप सर्च कर सकते हैं, और अगर आप उस पर हैं iOS पे हैं तो आपको एक माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें आप ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह डाल देंगे XKCZR, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उसके बाद ये जो आपकी जो माई इंस्टीट्यूट ऐप है ये गॉड क्लासेस ऐप में कन्वर्ट हो जाएगी, और गॉड क्लासेस का जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा आपके पास आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सैम्पल पेपर नंबर 6, जो कि अनसोल्ड का पहला पेपर है। तो उसमें सबसे जो पहला क्वेश्चन है उस पर, तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए परपेचुअल इनकम, परपेचुअल इनकम मतलब परपेचुटी ऑफ एक्स एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ इज ₹40,000। यानी यहाँ पर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है और आपको परपेचुअल इनकम बतानी है, मतलब परपेचुटी आपको फाइंड करनी है। एट द एंड ऑफ ईच 6 मंथ is ₹40,000. Find the value of X if money is worth 6% per annum compounded semi annually। जो I आपको दे रखा है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है। तो क्या क्या आपको दिया हुआ है, देखो प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है। प्रेजेंट वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 40,000, ठीक है। और I आपको दे रखा है 6%, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली है, तो इसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3%। 3% या 3/100, जैसे मर्जी आप लिख लो, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो परपेचुटी है उसमें पेमेंट कब हो रही है? पेमेंट हो रही है यहाँ पर एट द एंड, एट द एंड पेमेंट हो रही है, मतलब ये परपेचुटी ऑफ टाइप 1 है। तो ये 2-3 चीज़ें आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर परपेचुटी का फार्मूला आप लगाओगे जिसमें पेमेंट होती है एंड में, तो ये हो गया R/I, यही फार्मूला होता है। अब यहाँ पर P की जगह आप 40,000 पुट करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू आपको दे ही रखी है उसने। R आपको कितना, R आपको निकालना है, X दिया हुआ है, और I कितना आपके पास 3/100, जो अपॉन 100 है उसको डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख लो। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 2 0 से ये 2 0 काटो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, X की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1200, ठीक है। आंसर आपके पास, क्योंकि परपेचुटी है तो आपका जो आंसर है वो इन टर्म ऑफ रुपीज़ होना चाहिए। तो आंसर में यूनिट ज़रूर आपको लगानी है, हर क्वेश्चन के अंदर, हर आंसर के अंदर आपको यूनिट ज़रूर लगानी है, जो भी यूनिट उसकी बनती है। तो यानी 1200 उसकी परपेचुटी बन गई, ठीक है, हर 6 मंथ में जो उसको मिलनी है। अब इसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। ऑप्शन में कहता है व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी ऑफ ₹300 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर बी ₹24,000। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी I आपको बताना है, I आपको बताना है, लेकिन जो पेमेंट हो रही है वो क्वार्टरली होती है। तो I जब आप यहाँ पर मान लेंगे तो I को आप मान लो X, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट हो रही है तो X/4% ले लो, यानी ये बन जाएगा आपके पास X/400, ये आ गया। उसके बाद परपेचुटी कितनी है आपके पास? 300 है, यानी R की वैल्यू आपके पास 300 है, और पेबल एट द टोटल जो वैल्यू आपके पास आ रही है P की वैल्यू 24,000 है। अब यहाँ पर भी जो परपेचुटी है एट द एंड हो रही है, यानी टाइप 1 परपेचुटी है, तो इसमें आप फार्मूला लगाएंगे वही P = R/I। हर क्वेश्चन में जब भी आप फार्मूला कर रहे हैं, फार्मूला ज़रूर आप लिखें। ये मत सोचे कि टीचर को फार्मूला आता है, टीचर को तो पूरा पेपर आता है। आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो वो डिपेंड करता है।
तो P की वैल्यू 24,000 है, वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को इधर ले जाते हैं, x इधर चला जाएगा, इधर बच गया हमारे पास 30 इंटू में 4 और इधर आ गया आपके पास 24। तो 4 से इसको काटा हमने 6 से हमने इसको काटा 5, यानी जो 5% है ये पर एनम आपकी परपेचुटी का इंटरेस्ट बनेगा। तो इस तरीके से आंसर जो होगा ना, हमेशा यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप किसी भी क्वेश्चन में निकालोगे, आंसर हमेशा पर एनम होगा, ये ध्यान रखना। चाहे पेमेंट कैसी भी हो रही हो, आंसर हमेशा आपका पर एनम में होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि एक सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 60 आइटम। तो हमारे पास 60 आइटम है, यानी n की जो वैल्यू है वो 60 दे रखी है आपको। तो n की जो वैल्यू है वो 60 दी हुई है। रिजल्टेड इन ए सैंपल मीन ऑफ 80, सैंपल मीन मतलब x बार, ये आपको दे दिया इसने 80। द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 15। कंप्यूट द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, और z अल्फा आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए आपको काम सबसे पहला होगा कि z अल्फा बाई 2 निकालो। अब z अल्फा बाई 2 आप निकालेंगे तो वो आपको यहाँ पर दे ही रखा है 1.962। तो वो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, अल्फ़ा वेल्फ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा z अल्फ़ा बाई 2 आपको दिया हुआ है। अच्छी बात है। अगर आप अल्फ़ा यहाँ दिखाना ही चाहते हैं तो अल्फ़ा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, तो इसके हिसाब से अल्फ़ा निकालेंगे तो 5% होगा। 5% मतलब 0.05। शो करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए मार्जिन ऑफ एरर निकालना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ एरर का फार्मूला हम लगाएं यहाँ पर। फार्मूला हमारे पास क्या होता है मार्जिन ऑफ एरर का, z अल्फ़ा बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय रूट n। ठीक है, ये फार्मूला हम लगाते हैं। अब जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, z अल्फ़ा बाई 2 है हमारे पास 1.960, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास है 15 और रूट n हमारे पास है 60। अब इस 60 के आप पेयर बना लो। पेयर हम बनाएंगे तो यहाँ पर 15 4 द 60 बनेगा, यानी यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1.960 15, ये हो जाएगा 2 रूट 15। यहाँ पर ये 15 है, ये रूट 15 है, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे तो रूट 15 ऊपर हो जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल कर लो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और ये आ गया आपके पास रूट 15। अब रूट 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है उसकी स्क्वायर रूट की, उससे आप ये निकाल सकते हो। तो उससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी रूट 15 की वो है 3.87, 0.98 इंटू में 3.87। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर बना इसका 3.79। तो ये आपके पास क्या आया, ये आया हमारे पास मार्जिन ऑफ एरर। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने के लिए आपको सैंपल मीन के अंदर प्लस माइनस करना होता है मार्जिन ऑफ एरर। तो सैंपल मीन आपके पास दे रखा है कितना 80। अब इसके अंदर आप प्लस माइनस करोगे, मार्जिन ऑफ एरर कितना है 3.79। तो एक बार तो आप माइनस करके वैल्यू निकाल लो 80 माइनस 3.79, और एक बार आप प्लस करके वैल्यू निकाल लो 80 प्लस में 3.79। तो यहाँ से माइनस करेंगे आ जाएगा 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6 और यहाँ पर आ गया 7, और इधर से प्लस करेंगे तो आ जाएगा 83.79। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो क्या बन गया, कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आ गया हमारा 76.21 से लेकर 83.79 तक। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस इंटरवल अपना निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है द फ्रॉम द फॉलोइंग टाइम सीरीज ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू बाय 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको इसकी ट्रेंड वैल्यू फाइंड करनी है। अब मूविंग एवरेज के लिए क्या करना है, जो डाटा होगा इस डाटा को आप ऐसे कॉलम में लिख लो। सबसे पहला काम तो ये करना है हमें। ठीक है, डाटा को हम कॉलम में लिख लेते हैं। तो हमारे पास एक कॉलम बना ईयर का, और इसको आप मान लो यहाँ पर x। ठीक है, ये आ गया आपके पास 2008, 2009, 2010,
2011, 12, 13, 14, ये आ गया 12, 13 एंड 14। और जो वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर वो आ गई आपके पास 8, 12, 10, 13, 15, 12 एंड 16। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना है। तो 3 ईयर मूविंग टोटल आप निकालो यहाँ पर, 3 ईयर मूविंग टोटल। तो 3 ईयर मूविंग टोटल निकालने के लिए क्या करना है, आपको तीन वैल्यूज़ को ऐड करते हुए चलना है। तो ये 8, 12 और 10, इन तीनों को आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 8 20 और 10 30। लिखना कहाँ पर है, इन तीनों के सेंटर में जो वैल्यू आ रही है उसके सामने। तो यहाँ 30 आ गया। अब उसके बाद हमने 8 को छोड़ना है, 13 को लेना, यानी 5 नंबर हमारा और बढ़ गया। तो यहाँ पर आ गया 35। अब 12 को छोड़कर 15 को लेना है, तो 3 और बढ़ गया हमारे पास, आ गया 38। उसके बाद 10 छोड़ के 12 लेना है, तो 2 और बढ़ा दो, ये आ गया 40। अब 13 छोड़ के 16 लेना है, तो 3 और बढ़ा दो, ये बन गया आपके पास 43। तो इस तरीके से करेंगे तो टोटलिंग करने में आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब ये आपके पास 3 ईयर मूविंग टोटल आ गया। अब आपको निकालना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या करना है, जो भी टर्म्स आपके पास आई है उसको 3 से आपको डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर 10 को डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 35 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 11.67। वो 6 चलता रहेगा, उसको राउंड ऑफ करके लिख देंगे हम 67। इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 12 3 36, फिर 2 बचेगा तो 6 7 ही आएगा। इसको करेंगे आ जाएगा आपके पास 13 3 39, तो 13.33। और इसको करेंगे आ जाएगा आपके पास 14.33। तो इस तरह अपने पास ये 5 वैल्यू आ जाएंगी और आपकी 3 ईयर मूविंग एवरेज निकल जाएगी। 2 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। तो सेक्शन ए के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर हमें ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर ये कहता है कि फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली। अब यहाँ पर कंपाउंडेड जो है वो कंटिन्यूअसली हो रहा है। तो कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग के लिए जो फार्मूला होता है हमारे पास, आर की वैल्यू आपको दे रखी है देखो 6%। और यहाँ पर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ये e की पावर r-1, ये वाला फार्मूला लगेगा जब भी हम कंपाउंडेड कंटिन्यूअसली करेंगे। अब e की पावर यहाँ पर कितनी बन गई आपकी r का मतलब है 6%। 6% को आप लिख सकते हो 0.06, तो यहाँ 0.06 - 1। अब e की पावर 0.06 यहाँ पर मेंशन नहीं है, रह गई है, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.0618। यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर वैल्यू आपको मिल गई है कितनी है 1.0618। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा 1.0618 - 1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.0618 आ गया, यानी इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज आप लिखोगे तो 6.18% आ जाएगा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन्वेस्टमेंट हैज ए स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ ₹2000 एंड इट ग्रो टू ₹18,000 इन 3 ईयर। एक इन्वेस्टमेंट है जो स्टार्टिंग में 2000 है और वो ग्रो होके 3 साल के अंदर 18,000 हो गई। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है 2000, और जो फ्यूचर वैल्यू है वो हमारे पास होगी 18,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ये आ गया आपके पास 2000 और फ्यूचर वैल्यू होगी आपके पास 18,000। टाइम आपको लग रहा है यहाँ पर 3 साल का। तो व्हाट विल बी द CAGR। तो CAGR का फार्मूला क्या होता है जी, फार्मूला होता है इसका फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू रेज टू पावर 1/n - 1। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू आपके पास है 18,000, यहाँ पर है 2000 और इसकी पावर है 1/3 - 1। इससे इसको कैंसिल करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पर 9 की पावर 1/3। अब 9 की पावर 1/3 यानी 9 का क्यूब रूट एक तरह से, तो 9 का क्यूब रूट आपको वैल्यू यहाँ पर मिलेगी। तो ये वैल्यू आपको मिल रही है 2.065 - 1। ये वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में मिलेगी।
ठीक है, जो आप कैलकुलेट कर सकते हो सकता है वो यहाँ पर अगर स्क्वायर रूट होता तो नहीं मिलती, तो 9 का आपको स्क्वायर रूट कर लेना है, 9 या कोई और वैल्यू भी होती इसका स्क्वायर रूट हम कर लेते, लेकिन क्यूब रूट वगैरह है तो मिलेगी, तो आ जाएगा 1.065 और यहाँ से आप इसको इन टर्म ऑफ परसेंटेज निकालोगे तो आ जाएगा 106.5%। तो इस रेट से जो आपका जो पैसा है वो ग्रो कर रहा है 106.5% के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर ये कहता है कि आपको कहता है मैक्सिमाइज करना है आपको z इक्वल्स टू 3x प्लस 2y, इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। कंस्ट्रेंट्स आपको ये दे रखे हैं, अब कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, मैक्सिमाइज करना है मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो ग्राफ तो इसमें बनाना ही पड़ेगा ना। कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं, ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक ये है, तो आप ग्राफ बनाएंगे। इसमें ये बना दिया हमने ग्राफ। तो कलर थोड़ा सा कर लेते हैं चेंज। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू अगर मैं 0 लूँ, पहले वाले कंस्ट्रेंट में x की वैल्यू 0 लूँ तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है, ध्यान रखना, ग्राफ आपको मिलेगा उस पर ही बनाना है आपको ये। उसके बाद y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, तो -1/2 यहाँ कहीं आ जाएगा और लाइन हमारी इस तरीके से ये पास कर जाएगी। उसके बाद जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन बना लेते हैं हम ग्रीन से, ग्रीन वाला दिखेगा क्या? दूसरी लाइन हमारी x लेस देन इक्वल्स टू 2, यानी जो x की वैल्यू 2 है वहाँ से लाइन पास करेगी। तो x की वैल्यू 2 सपोज यहाँ पर हमारे पास है, तो एक लाइन हमारी इस तरीके से पास कर जाएगी सीधी, x इक्वल्स टू 2। यहाँ पर जब ग्राफ में जब आप लिखोगे तो लाइन में इक्वल्स टू का साइन लगाना आप। जो पहली वाली लाइन हमने बनाई थी क्या थी? -2x प्लस में y इक्वल्स टू 1, ये वाली लाइन ये हो गई। अब एक तीसरी लाइन और चाहिए हमें। अब तीसरी लाइन है x की वैल्यू 0 करते हो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 और y की वैल्यू 0 करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये लाइन हमारी इस तरीके से पास करेगी। अब आपको ये देखना है कि भाई इसका जो शेडेड पार्ट है वो शेडेड पार्ट क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर साइन देखेंगे, पॉइंट टेस्ट करेंगे। तो पॉइंट टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट हम यहाँ पर इसमें करते हैं पॉइंट टेस्ट। पॉइंट टेस्ट के लिए आप पुट करो 0 0 पुट कर सकते हो, तीनों इक्वेशन के अंदर कर सकते हैं, फर्स्ट के अंदर भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, थर्ड में भी कर सकते हैं। कब नहीं करना होता? अगर लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है तो 0 0 की जगह कोई और वैल्यू आपको लेनी है, अदरवाइज हम इसी से वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर पॉइंट टेस्ट करोगे आप आ जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू आ गई। ये ट्रू होने का मतलब है कि ये वाली जो लाइन है, ये इसका जो शेड है वो ओरिजिन की साइड होगा, मतलब इस तरफ इसका शेड होगा। उसके बाद x लेस देन इक्वल्स टू 2 इसमें डालते हैं तो यहाँ पर भी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ रही है। तो ये जो x इक्वल्स टू 2 है इसकी लाइन का शेड इस तरफ होगा ओरिजिन की तरफ, और अगर यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर भी ट्रू आएगा। तो इसका शेड भी ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब नीचे की तरफ। अब तीनों में जो कॉमन पार्ट आपका आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ अब दे रखी है तो आपका जो सॉल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो हमारा जो सॉल्यूशन आ रहा है इसके अंदर जो शेडेड पार्ट आ रहा है हमारा वो ये वाला आ रहा है, ये वाला, जो कि इन तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट हमें चाहिए। ये वाला पॉइंट तो आपके पास 2 0 है, ये वाला पॉइंट 0 1 है ऑलरेडी। यहाँ पर एक ये पॉइंट निकालना है और एक ये पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट वैसे तो आप ग्राफ बनाओगे ना, जब एग्जैक्ट ग्राफ बनाओगे तो उसी से आपको पता चल जाएंगे, पर फिलहाल हम क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है x की वैल्यू यहाँ पर तो 2 ही रहेगी। ये लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन थी x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। तो x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू आएगी 1, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब यहाँ पर ये लाइन जो क्रॉस कर रही है वो इसके साथ क्रॉस कर रही है, तो इन दोनों का सॉल्यूशन हमें देखना है। यहाँ से आप देखो, अगर मैं इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर लूँ तो y से तो y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3x 2x
3x बन गया और 3 + 1 4 आ गया। तो x की वैल्यू तो आ जाएगी 4/3, माइनस करेंगे तो 2/3। x की वैल्यू आएगी 2/3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस पॉइंट में x की वैल्यू 2/3 आ गई और y की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर 2/3 पुट करके इसको उधर लेके जाते हैं 9 - 2 7/3। ये जो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ है ना, ये आपको हमेशा कैलकुलेट ही कर लेनी है, ग्राफ के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आती है, पॉइंट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया आपकी वैल्यू को फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, अगर पूरी वैल्यू आती है तो वो आपको ग्राफ से इजीली पता चल जाएगी। तो कॉर्नर पॉइंट आपके बन गए यहाँ पर। अब उन कॉर्नर पॉइंट को रख के बस आपको वैल्यू फाइंड करनी है। कॉर्नर पॉइंट लिखो, यहाँ पर z लिखो, 3x प्लस में 2y। तो कॉर्नर पॉइंट आपके एक तो यहाँ पर है, ये 0 0 हो गया, 2 0 2 1 0 0 2 0 2 1। उसके अलावा फिर 2/3 7/3 और 0 1। 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 0 पुट करेंगे 6 हो जाएगा, 2 1 पुट करेंगे तो 2 3 6 + 2 ये 8 आ गया। यहाँ पुट करोगे आप 3 से 3 कैंसिल, या करो कैंसिल ही मत करो, यहाँ करो 3 2 6 6 आ गया और 7 2 14। तो 6 + 14 यानी 20/3। 20/3 मतलब 6 पॉइंट समथिंग आएगा। और 0 1 पुट करोगे तो 2 आएगा। तो मैक्सिमाइज़ करना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो आप यहाँ पर लिख दो मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8 एट किस पॉइंट पर आ रही है, 2 1 पर। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पर कहता है कि द सप्लाई फंक्शन इज P = दिस। ये सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस आपको निकालना है व्हेन द प्राइस इज ₹18। यानी प्राइस अगर ₹18 है तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आप 18 पुट करोगे, कहाँ पर, प्राइस की जगह। तो प्राइस की जगह 18 पुट करा, 4 - 5x + x²। अब इन सबको आप एक तरफ कर लो तो इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x² - 5x - 14। इसके आप फैक्टर करेंगे, ये फैक्टर आ जाएंगे x - 7 एंड x + 2। अब x की वैल्यू एक तो 7 आ जाएगी और दूसरी जो x की वैल्यू है वो आएगी -2। तो भाई 7 तो ठीक है, 7 तो आप ले सकते हो, लेकिन -2 तो नहीं ले सकते क्योंकि क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस वैल्यू को आप कर देना कैंसिल। अब x की वैल्यू 7 आपके पास आ गई। अब इस वैल्यू से आप प्रोड्यूसर सरप्लस फाइंड करो। तो प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फार्मूला है हमारे पास क्या होता है, x0 P0 -0 to x0 सप्लाई फंक्शन, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो x0 आया आपके पास 7, P0 आपको दे रखा था 18 -0 to 7, ये आपके पास आ गया 4 - 5x + x²। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 8 56, 7 + 5 12। यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे, आ जाएगा 4x - 5x² अपॉन में 2 + x³ अपॉन में 3। लिमिट आ गई 0 to 7। 126 - 7 पुट करेंगे, 7 4 28। यहाँ पर आ जाएगा 5/2 इंटू में 49। यहाँ आ जाएगा 343 अपॉन में 3। 0 पुट करोगे, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, चाहे यहाँ करो, तो 0 से तो 0 रहेगा। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। इसकी ब्रैकेट खोल लेते हैं, आ जाएगा 26 - 28। ये माइनस माइनस प्लस, 5 से मल्टीप्लाई कर लो इसे। तो 5 9 जा 45, 5 4 जा 20 + 4 माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा आपके पास 343 अपॉन में 3। तो 126 में से पहले 28 माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करके हमारे पास आएगा 16 - 8 8, 11 - 2 9। अब ये जो 3 टर्म आ रही है इनमें आप एलसीएम लो, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करो। 3 और 2 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा 6। 6 से इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 54 प्लस में 4 58
प्लस में 245 245 नहीं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 प्लस 1 13, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7 3 5 माइनस इसको 2 से करेंगे, आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, इन सबको ऐड करो, 8 प्लस 5 13, 8 3 11 प्लस 1 12, 7 प्लस 5 12 और 1 13 माइनस 6 8 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस करो, ये आ जाएगा 637 अपॉन में 6। तो इस तरीके से जो सेक्शन ए है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये इंटीग्रल का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज करनी है। अब जिस बच्चे को प्रॉपर्टीज आती है ना, ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 3 नंबर बहुत आराम से देखा जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको, इसको सबसे पहले आप i के बराबर लेके चलो कि भाई i इक्वल्स टू, ये आ गया आपके पास 1 2 3 और ये हो गया क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस x। अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, उस प्रॉपर्टी को आप लिख दो तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि आपको एग्जामिनर को ही पता रहे हाँ भाई बच्चे ने कोई प्रॉपर्टी भी याद है। तो प्रॉपर्टी आप यहाँ पर लिखोगे तो उससे क्या बनेगा आपका a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लिखते हैं इसको i इक्वल्स टू, लिमिट आ गई 1 2 3 क्यूब रूट ऑफ, अब देखो a प्लस बी यानी 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 कितना हो गया 4 हो गया, आप डायरेक्टली 4 लिख सकते हो। तो यहाँ आ गया 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 4 माइनस एक्स लिखना है बस। यहाँ पर आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये आ गया आपके पास क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। यहाँ पर जब आप इसकी ब्रैकेट ओपन करोगे ना, इसकी ब्रैकेट करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ एक्स बन जाएगा। इसको आप रखेंगे सेकंड, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ था इसको रखेंगे आप फर्स्ट। इन दोनों को कर दो आप ऐड 1 and 2। ऐड करने का मतलब है जब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर i है, यहाँ पर भी i है, तो i प्लस i ये हो जाएगा 2i। अब यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड न्यूमरेटर ये फंक्शन है पूरा का पूरा, ऐसे कैसे लिख दो आप, क्यूब रूट ऑफ एक्स प्लस क्यूब रूट ऑफ 4 माइनस एक्स, और सेकंड में से आप ये वाला लो 4 माइनस एक्स प्लस में क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब डिनोमिनेटर देखो, दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना सेम है, आगे पीछे लिखा हुआ भाई इतना फ़र्क है लेकिन डिनोमिनेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो न्यूमरेटर भी आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो ऐड करने के बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से बन गया कि 2i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 1 to 3 क्यूब रूट ऑफ एक्स। दोनों को ऐड करने के बाद अगर हम लिखेंगे तो ऊपर तो आपके पास ये आ जाएगा और नीचे भी तो आपके पास यही आ रहा है सेम। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1। अब 1 का जो इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, उसमें आप लिमिट लगा दो 1 2 3, तो 2i की वैल्यू आ गई आपके पास 3 माइनस 1, यानी 2i इक्वल्स टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i की जो वैल्यू है वो आएगी आपके पास 1। तो इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है यहाँ पर ये आएगी 1। उसके बाद जो उसके ऑप्शन में एक क्वेश्चन हमें और दिया हुआ, वो भी इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये कहता है ऑप्शन में कि भाई फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन द डिमांड फंक्शन इफ द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन आपको दिया गया। रेवेन्यू फंक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है इंटीग्रेशन ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू।
तो यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन करो, ये आ गया ए बी अपॉन में एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना, बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है। ए बी तो देखो कांस्टेंट है, एक्स नहीं है ना, तो ए बी कांस्टेंट है, आप उसको निकाल दो बाहर, और इसको एक्स प्लस बी का जो स्क्वायर है इसको ले जाओ आप ऊपर, -2 हो गया ये, माइनस सी, और ये आ गया आपके पास dx। अब यहाँ पर जो आप पावर फार्मूला है वो लगा सकते हो, क्योंकि अंदर यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, x की जगह पर क्या दिया हुआ है, x की जगह पर एक लीनियर फंक्शन ही दिया हुआ है। तो कहीं पर भी x की जगह कोई लीनियर फंक्शन दे रखा होता है तो जो बेसिक इंटीग्रेशन है वो आप लगा सकते हो। तो हमने यहाँ पर x प्लस बी का पावर -2 है, तो इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास x प्लस बी की पावर, एक ऐड करोगे आप -1 आ गया, डिवाइडेड बाय -1, और ये -cx, और जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अब देखो यहाँ पर c ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो c करके ना कंफ्यूज मत करना, यहाँ पर आप k ले लेना और यहाँ स्पेसिफाई कर देना वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट तो हो चुका है, इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो माइनस है ये इधर आ जाएगा, ये बाहर माइनस ए बी अपॉन में ये नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा x प्लस बी माइनस सी एक्स प्लस में k। ये बन गया आपके पास रेवेन्यू फंक्शन। अब रेवेन्यू फंक्शन जब भी आप बनाओगे तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन होता है ना, इसकी वैल्यू आपको हमेशा निकालनी है। क्वेश्चन में देखो कि इसको निकालने के लिए कुछ दिया है नहीं दिया हो, अगर ऐसा कुछ दिया हो कि भाई इतना आप यूनिट बेचोगे तो इतना रेवेन्यू मिलेगा, तो उसको आप यूज़ करो। कुछ नहीं दिया हुआ है, दैट मीन्स आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, निठल्ले बैठे हुए हो। ठीक है, यहाँ पर आप काम कर रहे हो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आपने कुछ काम नहीं करा। आपने को जो भी सामान बनाना था बना लिया, लेकिन उसको आगे आपने सेल ही नहीं करा। और अगर सेल नहीं करा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 0, और जब सेल नहीं करा तो रेवेन्यू क्या मिलेगा, रेवेन्यू भी मिलेगा ठन गोपाल, तो रेवेन्यू भी 0 और x भी 0। यहाँ पर 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस ए बी अपॉन में b, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस में k, b से b कैंसिल, माइनस a को आप इधर लाएंगे, k की वैल्यू बन जाएगी a। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है आपका ये क्या बन गया, ये आ गया माइनस ए बी अपॉन में x प्लस बी माइनस सी एक्स, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन आया इसकी वैल्यू आ गई a। ये तो बन गया आपका रेवेन्यू फंक्शन। तो इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा, यानी ये जो सी एक्स है ना, इसको मत करो कुछ भी, आप सिर्फ एलसीएम लेके इसको और इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा माइनस ए बी प्लस में ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा ए एक्स प्लस में ए बी अपॉन में एक्स प्लस बी। जो ये सी एक्स है ना, इसको आप कुछ नहीं करना, क्योंकि इसको अगर हम इसके साथ लिखेंगे तो कुछ फ़ायदा तो होना नहीं है। इसको हमने इसलिए लिखा है ताकि हमारे पास ए बी से ये ए बी कैंसिल हो जाए। तो रेवेन्यू फंक्शन हमारा बन गया, रेवेन्यू फंक्शन बन गया ए एक्स अपॉन में ए प्लस एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, और यहाँ आ जाएगा माइनस सी एक्स। अब उसके बाद यहाँ पर ये पूछता है कि भाई रेवेन्यू फंक्शन तो आपका बन गया, डिमांड फंक्शन आपको और बताना है। डिमांड फंक्शन कैसे निकालेंगे, जो रेवेन्यू फंक्शन होता है ये निकालने के लिए आपको p को x से मल्टीप्लाई करना होता है। p का मतलब डिमांड फंक्शन हो गया, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, p आ जाएगा आर एक्स अपॉन में x, यानी जो रेवेन्यू फंक्शन आया उसको आप x से डिवाइड कर दो, इसको x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a अपॉन में x प्लस बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर ये x है, तो a अपॉन एक्स प्लस बी माइनस सी, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 12, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है, ये कहता है कि यहाँ पर कि सपोज दैट इन 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल स्टेट्स दैट द पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 300, कि हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि जो पॉपुलेशन मीन है वो 100 से बड़ा होगा और 300 से छोटा होगा। तो हाउ वुड यू इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से हमें क्या मिल रहा है, तो इस स्टेटमेंट से इंटरप्रेशन हमें ये मिल रहा है कि हमें इसने एक तो ये बता दिया कि भाई अल्फ़ा 0.05 है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब अल्फ़ा ये है, और जो पॉपुलेशन मीन है हमारा वो 100 से 300 के बीच में आ रहा है। तो इंटरप्रिटेशन क्या बनी यहाँ पर,
तो इंटरप्रिटेशन यहाँ पर ये बनी कि इसका मतलब हम 95% कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेकर कि हमारा पॉपुलेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में ही आएगा। तो इंटरप्रिटेशन क्या बनी, वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी आर 95% कॉन्फिडेंट, ये लिखो, वी आर 95% कॉन्फिडेंट दैट population mean lies between 100 to 300। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये बन गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसमें कहता है फिट ए स्ट्रेट लाइन टेन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डाटा, यानी मेथड हमें ये यूज़ करना है। एंड आल्सो फाइंड द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1998। ये ट्रेंड वैल्यू हमें निकालनी है 1998 के लिए। तो अब यहाँ पर जो आपको डाटा दिया हुआ, उस डाटा को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लेना है। वाई का जो टोटल है वो टोटल हमने यहाँ पर लिख लिया है, सारे ईयर हैं वो लिख लिए। अब यहाँ पर सबसे पहला काम है कि आपको यहाँ पर एक एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है, जो ये टाइम होता है इस टाइम को आपको ओरिजिन ईयर में से माइनस करना है। अब ओरिजिन ईयर हमारे पास क्या है, ओरिजिन ईयर अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू तो 6 है, और 6 के हिसाब से जो ओरिजिन ईयर बना, ओरिजिन ईयर होगा इनके सबके सेंटर में। तो अब यहाँ पर 6 का तो कोई सेंटर होगा नहीं, तो जो सेंटर की जो दो वैल्यू है इन दोनों का टोटल करके हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 994.5। तो आपको यहाँ पर 994.5 माइनस करना है। तो माइनस करके आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर आ जाएगा, पहले इसको यहीं से स्टार्ट करो, तो ये बनेगी -0.5, और ये आ जाएगी आपके पास -1.5, इधर आ जाएगी -2.5, इधर आ गई 0.5, 1.5, और ये आ गया 2.5। अब एक तरीका तो यही कि आप इसको ऐसे ही लेके प्रोसीड करो तो भी ठीक रहेगा। दूसरा तरीका मैंने आपको अपनी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज़ है उसमें बताया था, अगर ये पॉइंट में आते हैं तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। इन पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना है, जितनी भी टर्म्स आई है सबको आपको डबल कर देना है, सबको डबल कर देना है। तो डबल करने का मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू आएगी ना, इसको आप यहाँ पर 2 टाइम्स कर देना। उससे क्या होगा, आपके पास ये आ जाएगा आपके पास 1 के बराबर, इसका डबल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3 के बराबर, इधर आ जाएगा 5, ये माइनस में रहेंगे, और यहाँ पर नीचे प्लस हो जाएगा 1, 3 और 5। अब उससे क्या होगा, आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है डाटा, अब आपको सिर्फ ये मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप छोड़ सकते हो, इसको आप ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा डबल करके लिख दो अगर डेसिमल में आ रहा है तो। अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक कॉलम चाहिए होता है एक्स स्क्वायर का, और एक कॉलम चाहिए होता है एक्स वाई का। तो एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 25, 9, 1, 1, 9, 25। एक्स वाई, अब आपको देखो इसको मल्टीप्लाई करना है बजाय इसके, तो मल्टीप्लिकेशन आपका थोड़ा सा आसान हो गया। तो 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6। -1 से करेंगे तो -275 हो गया, +1 से करेंगे 220, +3 से करेंगे तो 720, और 5 से इसको करेंगे तो 5 5 25, 5 3 जा 15, +2 17, 5 2 जा 10 और 1 11। तो अब यहाँ पर जो माइनस वाली टर्म्स हैं उसका आप टोटल करके यहाँ लिख लो अलग से। ये आ गया 0, 6 + 7 13, 13 + 7 20, बचा 2 आपके पास, 6 + 2 8, 8 + 2 10, और इधर आ गया आपके पास 2, तो -2000 हो गया। अब इन सबको आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, 7 + 4 11, और 7 + 2 9 10 11, और इधर आ गया 2। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 115। इसका टोटल करेंगे, देखो 25 और 10, 35 हो गया, 35 ऊपर है 35 नीचे, 35 35 70। इसका टोटल तो हमेशा आपका 0 ही आना है। अब उसके बाद आपको ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू होती है सिग्मा वाई अपॉन में एन। तो सिग्मा वाई हमारे पास है 1405, और n से आप इसको डिवाइड करेंगे मतलब 6, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, और कितना बचेगा 4 बचेगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा ऑलमोस्ट ये आ जाएगा।
तो आप इसको राउंड ऑफ करके 234 भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको निकालनी है b की वैल्यू। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एक्स वाई अपॉन में सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 115 अपॉन में 70। तो इसको पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 से 15। तो 23 को अगर हम डिवाइड करें 14 से तो आ जाएगा आपके पास 14 1 जा 14 और 14 13 में से 4 माइनस करेंगे आपके पास आ जाएगा 13 में से 4 माइनस करोगे आ जाएगा 9। तो 90 बन गया। अब 90 करेंगे तो 14 6 जा 84। तो 1.6 आ गया आपके पास लगभग। राउंड ऑफ करोगे अगला भी तो भी आपके पास 1.6 आ जाएगा। तो आपकी जो ट्रेंड वैल्यू है, ट्रेंड इक्वेशन है, वो हमारे पास क्या बन जाएगी? ट्रेंड वैल्यू हमारे पास बनेगी, ये होता है a प्लस में bx। तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 234 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 1.6x। तो ये हमारे पास आ गई इसकी ट्रेंड इक्वेशन। ठीक है, अब ट्रेंड इक्वेशन निकालने के बाद आपसे इसमें पूछा गया ट्रेंड 1998 का। तो आपको सारा का सबका ट्रेंड नहीं निकालना, सिर्फ 1998 का निकालना है। उसके लिए आप देखो 1997 के सामने x की वैल्यू है 5, क्योंकि यहाँ 2 का गैप चल रहा है। तो 1998 के सामने जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7। तो ट्रेंड वैल्यू 4, यहाँ पर ट्रेंड वैल्यू आप लिख लो किसके ईयर के लिए? 1998 के लिए। तो आ जाएगा 234 प्लस में 1.6 इंटू में यहाँ रखना है 7। तो 16 7 जा 112। तो ये आ जाएगा 11.2। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 245.2। ये आपके पास ट्रेंड वैल्यू आ जाएगी 1998 की। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। तो फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ ए ₹600 8% बॉन्ड डिविडेंड पेएबल सेमी एनुअली रिडीमेबल एट पार इन 5 ईयर इफ द यील्ड रेट इज टू बी 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है 8% बॉन्ड आपको मिल रहा है, नहीं जो कूपन रेट है वो हमें 8% तो दिया हुआ है, लेकिन सेमी एनुअली है तो उसको 2 से आप डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा आपका 4%। और जो यील्ड रेट है वो भी आपको 8% दिया हुआ है, इसको भी आप डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 4%। अब यहाँ पर देखो कूपन रेट और यील्ड रेट दोनों सेम है। कूपन रेट इज इक्वल्स टू यील्ड रेट। तो जब कूपन रेट और यील्ड रेट दोनों सेम है तो इसका मतलब जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो प्रेजेंट वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बराबर ही रहेंगी, क्योंकि कंपनी का जो रेट है यील्ड रेट, आपको मैच्योरिटी रेट भी वही मिल रहा है जो कूपन रेट मिल रहा है। तो यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दोनों सेम रहेगी। अब प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या है, सॉरी फेस वैल्यू क्या है 600। तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है या परचेज प्राइस आप कुछ भी बोल सकते हो, ये भी आपका इतना ही रहेगा, 600 ही रहेगा। तो इसमें आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर आपका सेम ही रहेगा 600। तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11th में यानी सेक्शन सी का जो पहला क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के। तो इस सेक्शन सी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्कोर करने के लिए। तो यहाँ पर कहता है कंपनी मैन्युफैक्चर 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। 2 तरह के प्रोडक्ट कंपनी को बनाने हैं। ए रिक्वायर 3 ग्राम ऑफ निकल एंड 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम। जो पहला वाला प्रोडक्ट है उसमें 3 ग्राम निकल चाहिए और 1 ग्राम क्रोमियम चाहिए। जो सेकेंड प्रोडक्ट है उसमें 1 ग्राम निकल चाहिए और 2 ग्राम क्रोमियम चाहिए। The firm can produce at most 9 ग्राम ऑफ द निकल एंड 8 ग्राम ऑफ द क्रोमियम। अब जो ये फर्म है उसकी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि भाई 9 ग्राम ऑफ निकल ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर सकती है और 8 ग्राम ऑफ क्रोमियम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। द प्रॉफिट इज़ ₹40 ऑन ईच यूनिट of product of type A and ₹50 on each of type B. So how many unit of each type should the company manufacture so as to earn maximum profit using LPP? तो मान लेते हैं 2 तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहे हैं। अब मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ प्रोडक्ट A and B, B X and Y।
अब जो भी मैन्युफैक्चरिंग वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आप ऐसे टेबल बना के लिख लो कि भाई जो पहला प्रोडक्ट है ए, वो कितना मान लिया हमने x यूनिट, जो दूसरा प्रोडक्ट है बी, वो कितना मान लिया हमने y यूनिट। अब इसको बनाने में क्या चाहिए हमें, इसको बनाने के लिए हमें चाहिए निकल और क्रोमियम इन ग्राम। तो निकल इन ग्राम, क्रोमियम इन ग्राम। जब पहला प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसके अंदर 3 ग्राम निकल चाहिए, तो यहाँ पर आप लिखो 3 ग्राम निकल और 1 ग्राम क्रोमियम। और जो दूसरा बना रहे हैं उसमें चाहिए हमें 1 ग्राम निकल और 2 ग्राम क्रोमियम। अब ये कह रहा है कि जो कंपनी की जो लिमिट है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 9 ग्राम ऑफ निकल बना सकती है। यानी इन दोनों की जो ये जो निकल है, निकल की जो टोटल क्वांटिटी है, चाहे वो ए में है चाहे वो बी में है, तो टोटल क्वांटिटी है निकल की, वो उसके पास कितनी अवेलेबल है, 9 ग्राम। तो इसकी जो वैल्यू आएगी लेस देन इक्वल्स टू 9। और जो दूसरा क्रोमियम है उसकी जो अवेलेबिलिटी है हमारे पास वो है 8 ग्राम, तो लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8। तो जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो आपके तैयार हो गए। पहला कंस्ट्रेंट क्या बना आपके पास, 3x प्लस में y लेस देन इक्वल्स टू 9, और ये आ गया x प्लस में 2y लेस देन इक्वल्स टू 8। ये 2 कंस्ट्रेंट आ गए। तीसरा कंस्ट्रेंट आपका क्या बनेगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये आपको हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है, छोड़ना किसी में नहीं है। तो ये सारे बन गए। उसके बाद चाहिए हमें z के लिए देखिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चाहिए द प्रॉफिट इज ₹40 ऑन ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइप ए एंड 50 ऑन ईच ऑफ टाइप बी। तो 40 और 50, और प्रॉफिट क्या करना है आपको, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो यहाँ लिख देंगे आप मैक्सिमाइज। तो ये आपके पास जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से सब कुछ तैयार है, बस आपको ग्राफ बनाना है, कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं और अपना आंसर अपना फाइनल करना है। तो पहले तो हम बना लेते हैं इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास यहाँ पर 2 कंस्ट्रेंट्स दे रखे हैं। तो पहले में कहता है अगर हम x की वैल्यू 0 ले लें तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 9। आप ग्राफ पे बनाएंगे इसको तो बड़े इजीली बन जाएगा। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3। तो हमारे पास एक लाइन ये आ जाएगी। अब ये लाइन किसकी आई है, ये लाइन्स आप लिख देना यहाँ पर 3x प्लस y इक्वल्स टू 9। ठीक है, ग्राफ आपको पेंसिल से बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ कलरफुल बना रहा हूँ, कहीं आप भी कलरफुल बनाना शुरू कर दो, पेंसिल से बनाने हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 4, और y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब यहाँ पर देखिए दोनों के अंदर ही ना लेस देन का साइन है, तो दोनों के अंदर लेस देन का साइन, जब आप पॉइंट टेस्ट करोगे 0 0 इसके अंदर डालोगे तो ये भी ट्रू आएगा, ये भी ट्रू आएगा। तो जो फिजिबल रीजन है हमारा वो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ये पॉइंट टेस्ट आपको शो करना ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर शो करो, आप इतना बता देना कि जो शेडिड रीजन है इज रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब जो सॉल्यूशन रीजन है वो आपके पास ही आ गया। अब यहाँ पर आपको कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने, तो कॉर्नर पॉइंट आपके पास 2 तो ऑलरेडी हैं ही। ये वाला पॉइंट है 3 0, ये 0 4 1, ये पॉइंट फाइंड करना है। ये पॉइंट आएगा इन दोनों का सॉल्यूशन, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इनका इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या आपको ग्राफ से पता लग जाए, ग्राफ से पता लगा लो, जैसे भी करो। इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 2 3। अगर आप ग्राफ से पता लगाते हो ना, तो आपने जैसे आपने देखा भाई x के सामने 2 पे कट रहा है, y के सामने 3 पे कट रहा है, पॉइंट आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन हमेशा चेक ज़रूर कर लो कि वो वैल्यू सही आ रही है नहीं आ रही है। अगर x की जगह मैं यहाँ 2 डालूंगा तो 2 3 6 हो गया, y की जगह 3 डालेंगे तो आ गया 9, तो यानी पॉइंट आपका ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि पॉइंट थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है, 2 की जगह मान लो 2.2 वैल्यू आनी थी लेकिन आपने ले ली 2, तो वो गलत हो सकता है, इसलिए चेक कर लेना है। तो अब आपके पास कॉर्नर पॉइंट आ चुके हैं सारे।
तो यहाँ पर आप लिखो कॉर्नर पॉइंट्स और यहाँ पर आप लिखो Z। तो कॉर्नर पॉइंट एक तो 0 0 है और एक 3 0 है, 0 4 है और एक हमने निकाला अभी 2 3। इन सब वैल्यूज़ को पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ से करोगे 3 4 ज़ा 12 120, 4 5 ज़ा 20 यानी 200 बन गया। यहाँ से ये आ गया 80 और 150 यानी 230। तो मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 230 आ गया। अब कहाँ पर आया ये मैक्सिमम प्रॉफिट? मैक्सिमम प्रॉफिट इज 230 if number of product of A is 2, number of product of A and B are 2 and 3 unit respectively। इस तरह से आपने आंसर को कंप्लीट आपको एक्सप्रेस करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, सब कुछ आपको लिखना है यहाँ पर जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है। और यहाँ करने के बाद अब आपके पास इसके 4 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये यहाँ पर कहता है रोहित बाय ए कार फॉर विच, ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, फॉर विच ही मेक्स डाउन पेमेंट ऑफ ₹1,50,000। रोहित जब कार खरीदता है तो 1,50,000 पड़े हैं उसके पास, वो उसकी पेमेंट कर देता है और कहता है कि एंड द बैलेंस इज टू बी पेड इन 2 years बाय द मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹25,448। यानी जो EMI है उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको दी हुई है 25,448। इफ़ द फाइनेंसर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ द कार। तो कार का आपको एक्चुअल प्राइस यहाँ पर फाइंड करना है। तो अब पहले आप यहाँ पर ये निकाल लो कि जो पेमेंट है आपके पास वो मतलब जो कार की जो टोटल पेमेंट है वो निकालने के लिए आपको पास डाउन पेमेंट तो है, जो आपने लोन अमाउंट कराया है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो जो भी आपका लोन अमाउंट आएगा उसके अंदर 1,50,000 हम ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो EMI आप भर रहे हो वो 25,448 की भर रहे हो, तो ये तो आपके पास आ गई EMI 25,448 और 2 साल की इंस्टॉलमेंट बनी है। तो n कितना हो जाएगा? 2 इंटू में 12 यानी 24। तो i की वैल्यू निकालते हैं। i आ गया आपके पास, यहाँ पर परसेंटेज आपको दे रखा है 20 और 12 से डिवाइड करेंगे क्योंकि मंथली निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर दो, यहाँ से आ गया 5, तो 1/60 ये आ गया आपके पास i। अब आपको EMI की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, तो EMI का फार्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर RD में जो हम यूज़ कर रहे थे वो वाला फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर पावर माइनस में है। ये ध्यान रखना, पावर माइनस में है तो RD वाला लगाओ, पावर प्लस में है तो ML वाला लगाओ। दोनों फार्मूले मैंने आपको चीट शीट में बता रखे हैं, तो उनको याद कर लो। तो अब यहाँ पर जो EMI का फार्मूला होता है, EMI का फार्मूला होता है P इंटू में I 1 - 1 + I रेज़ टू पावर -n। अब यहाँ पर क्योंकि EMI तो हमें दे ही रखा है, हमको P निकालना है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके P की वैल्यू निकालो। ये आ जाएगी EMI इंटू में 1 - 1 + I रेज़ टू पावर -n डिवाइडेड बाय I। तो EMI आपको दे रखा है 25,448, यहाँ से आ जाएगा 1 - 1 + I की वैल्यू आपके पास है 1/60 रेज़ टू पावर -24 डिवाइडेड बाय 1/60। ये 60 आपके पास ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 25,448 इंटू में 60 इंटू में 1 - 60 + 1 61/60 और इसकी पावर है -24। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास 0, 6 8 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24 प्लस में 4 28, 6 4 ज़ा 24 + 2 26, 6 5 ज़ा 30 + 2 32, 6 2 ज़ा 12 + 3 15 इंटू में 1 माइनस इसकी जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पर ये दे रखी है। वैल्यू आपको बहुत बड़ी दे रखी है, 8 डिजिट में दे रखी है। तो आप जितनी दे रखी है उतनी आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर ये
उम्मीद तो ये है कि बस 4 डिजिट तक आपको मिलेगी, लेकिन अगर इतनी बड़ी दे रखी है तो इतनी बड़ी ही यूज़ करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, जैसी वैल्यू दे रखी है वैसे ही उसको यूज़ करना। आप अपनी तरफ से इसको कम ज़्यादा मत करना। अब यहाँ पर 1526880 और 1 में से हम इसको माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, 2 4 6 6 4 7 2 3.0, यानी 0.327466 ये सारी चीज़ें हैं। इन सबको आपको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है 5,000,053.2, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये क्या है, हमारे पास जो लोन अमाउंट हमने कराया वो आ गया। हमें एक्चुअल प्राइस कार का बताना है, एक्चुअल प्राइस ऑफ कार। तो उसके लिए जितनी आपने डाउन पेमेंट कर दी है उस डाउन पेमेंट को आप इसमें ऐड कर दो। 5,53.2 में 1,50,000 आप ऐड कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास 6,50,053.2 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से आप अपनी कार की जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसके ऑप्शन में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑप्शन में जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे जो वैल्यूज़ दे रखी है ना, ये वैल्यूज़ थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मेट गड़बड़ हो रखा है। तो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर क्या क्या दी हुई है वो मैं लिख देता हूँ। व्हाट आर द मंथली पेमेंट, और जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर एक पार्ट और आपको निकालना है। सेकंड पार्ट में यहाँ पर पूछता है व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट पेड। टोटल इंटरेस्ट कितना निकालना है आपको, और आपको एक वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1.0075, इसकी पावर है -300 इज इक्वल्स टू 0.106 2878,338 ये आपको वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, महेश परचेज ए हाउस फ्रॉम ए कंपनी फॉर ₹7 लाख एंड मेड ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1,50,000। यहाँ पर भी वो डाउन पेमेंट दे रहा है 1,50,000 की, कीमत इतनी है। ही रिपेज द बैलेंस इन 25 ईयर्स। तो उसका जो लोन अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल है, वो कितना बनेगा, पहले पी निकाल लो। 7 लाख में से उसने 1,50,000 अमाउंट पे कर दिया, तो उसको अब जो देना है वो 5,50,000 देना है। ठीक है, इतना अमाउंट उसको वापस लोन के थ्रू देना है। और लोन की जो इंस्टॉलमेंट है वो 25 ईयर्स की है, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू में 12, ये आ जाएगी आपके पास 300। और मंथली इंस्टॉलमेंट है 9%, यानी आई आपको दिया हुआ है 9%, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.0075। अब ये कहता है कि व्हाट आर द मंथली पेमेंट। मंथली पेमेंट मतलब आपको ईएमआई निकालनी है, और यहाँ भी जो पावर है वो नेगेटिव दे रखी है, तो ईएमआई का फार्मूला वही आरडी वाला ही आपको यूज़ करना है। तो जैसा हमने अभी पीछे फार्मूला लिखा था, पी इंटू में आई 1 - 1 + i रेज़ टू पावर -n। तो पी की जगह हमने यहाँ पर पुट करा 7 लाख, सॉरी 7 लाख नहीं आएगा, 5,50,000, 5,50,000 इंटू में आई की जगह आ गया आपके पास 0.0075 डिवाइडेड बाय 1 - 1 + 0.0075 की पावर -300। तो ऊपर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके इसका आ रहा है हमारे पास 4125। नीचे आ गया आपके पास 1 माइनस ये 1.0075 की पावर -300 आएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, तो 0.1062878,338। तो 4125, 1 में से इसको माइनस करोगे, 10 - 8 2, फिर 6 6 2 2
सॉरी 9 माइनस 8 यहाँ पर आएगा 1, इधर 1 आएगा, फिर 2, फिर 1, फिर यहाँ 7, 3, 9 और 0, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हमें इससे डिवाइड करना है, बड़ा लंबा काम है डिवाइड करने का, तो लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 9 माइनस 1, सॉरी यहाँ पर 8 और आएगा 0.8937 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 4615.64। ठीक है, डेसिमल में वैल्यू में थोड़ा बहुत इधर होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करना कि भाई ये वैल्यू आपकी बिल्कुल सही निकले आगे वाली। अब यहाँ पर ये तो आ गई है इसकी EMI। अब आपको ये बताना है इसमें कि जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना पे किया गया। जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए जितनी EMI है उसको EMI की वैल्यू से माइनस करना है, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी 5,50,000 इसको आपको माइनस करना है। तो EMI हमने भरी 300, कितने की EMI भरी 4615.64, इसमें से 5,50,000 को माइनस करना है। तो 300 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 1384692, 1384692 माइनस 5,50,000। तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8,34,692। तो इतना मिलाकर आप टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो, यानी जितने का मकान था नहीं उससे ज़्यादा तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, मकान तो मिलेगा कम से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्वेश्चन है, इसके अंदर ये कहता है कि मिसेस गुप्ता इन्वेस्टेड ₹16,500 ऑन ₹100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10 पेइंग 15% डिविडेंड। यानी मिसेस गुप्ता क्या कर रही है, 16,500 रुपये इन्वेस्ट कर रही हैं, किस पर 100 शेयर खरीद रही है प्रीमियम ऑफ ₹110, प्रीमियम ऑफ ₹10 मतलब 110 रुपये का एक शेयर खरीद रही हैं, और इस तरह कुल मिलाकर उन्होंने 100 शेयर खरीद लिए। 100 शेयर खरीदने पर उनके पास जो टोटल वैल्यू है ये आ गई, जिस पर उनको 15% का डिविडेंड मिल रहा है। एट द एंड ऑफ द ईयर सी सेल द शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹20। साल के एंड में वो प्रीमियम 20 रुपीज़ के प्रीमियम पर शेयर को बेच देती हैं। तो उनका आपको टोटल रिटर्न बताना है कि रिटर्न कितना होगा। अब जो शेयर है वो कितने में उनको मिल रहा है, एक प्राइस ऑफ शेयर कितना उनको मिल रहा है, यानी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कितना है, 100 रुपये का शेयर है लेकिन 10 रुपये प्रीमियम पर मिल रहा है, तो 110 रुपये का शेयर मिल रहा है। तो कुल मिलाकर उन्होंने कितने शेयर परचेज कर लिए, नंबर ऑफ शेयर, उन्होंने टोटल इन्वेस्ट किया 16,500 और एक शेयर उनको इतने का पड़ा, तो 1 0 तो ये कैंसिल हो गई, तो 150 शेयर उन्होंने परचेज कर लिए। अब इस पर उनको 15% का डिविडेंड मिल रहा है, तो एनुअल डिविडेंड कितना बना, एनुअल डिविडेंड या तो अब सीधा सीधा क्या करो, जितना उन्होंने इन्वेस्ट करा है सीधा उसका 15% निकाल दो, या दूसरा तरीका ये है कि भाई आप शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है 100 रुपये, और एक शेयर और दूसरा हमने एक शेयर कितने शेयर हमने लिए, कितने 150 शेयर लिए, इस पर उन्हें 15% का डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, शेयर की जो फेस वैल्यू है उस पर लेना, टोटल पे मत लेना, क्योंकि ये तो प्रीमियम पे खरीदे गए तो इस पर नहीं। कंपनी जो भी पे करेगी डिविडेंड वो हमेशा फेस वैल्यू पर पे करेगी। तो 100 रुपये का शेयर था कंपनी का, 150 रुपये, 150 हमारे पास शेयर है जिस पर हमें 15% का डिविडेंड मिल रहा है। तो ये परसेंटेजेस को हटाकर आप यहाँ पर 100 कर लो, इससे ये कैंसिल हो गया, 15 15 225, तो 2250 ये आपके पास आ गए टोटल एनुअल डिविडेंड, यानी साल में इतना उन्होंने प्रॉफिट कमाया। अब उन्होंने क्या करा, साल के एंड में 20 रुपये प्रीमियम पर शेयर को बेच दिया। अब 20 रुपये प्रीमियम का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने 110 में खरीदा 130 में बेचा, प्रीमियम जो भी काउंट होगा वो फेस वैल्यू पर काउंट होगा। अब एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर सेल वैल्यू कितनी मिली उन्हें शेयर की, 120 रुपये का शेयर निकल रहा है प्रीमियम 20 रुपये के हिसाब से, और उनके पास 150 शेयर है।
तो ये 18,000 रुपये के उनके शेयर निकल गए जो उन्होंने 16,500 में ख़रीदे थे। तो उनको जो प्रॉफिट है वो टोटल मिलाकर कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 18,000 रुपये के उन्होंने शेयर बेच दिए, खरीदे कितने थे? 16,500 के। लेकिन प्रॉफिट खाली यही नहीं हो रहा, जो कंपनी की तरफ से उनको डिविडेंड मिला है वो भी तो उनके प्रॉफिट में काउंट होगा ना। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो यहाँ से तो कितना 1,500 रुपये का प्रॉफिट मिला, यहाँ से 2,250 का प्रॉफिट मिला, तो ये आ गया आपके पास 3,750 का टोटल प्रॉफिट। यानी अब हम यहाँ पर उनका निकालना क्या है हमें? रेट ऑफ रिटर्न। अगर हम रेट ऑफ रिटर्न निकालें तो जितना उनको उनकी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हुआ वो ऊपर रख लो। जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, उन्होंने इन्वेस्ट किया था 16,500। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल करो, 5 से इसको कैंसिल कर लो, 5 से इसको कैंसिल करो, तो 750 अपॉन में 33, 3 से और कैंसिल हो जाएगा, 250 अपॉन में 11। अब इसको डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 22 एंड 8/11। मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ दो या डेसिमल में छोड़ दो, जैसे मर्जी आप छोड़ सकते हो। तो ये बन गया आपका एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एलपीपी का नहीं है, ये है जी किसका क्वेश्चन है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ऊपर थोड़ा क्वेश्चन यहाँ भी दिक्कत है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि इफ P डिनोट प्रिंसिपल एट टाइम T एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R% पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली। अब कंपाउंडेड कंटिन्यूसली देखते ही सीधा आप उस पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मत पहुंच जाना, ठीक है। यहाँ पर कहता है फिर आगे कहता है देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन हाउ मेनी ईयर्स ₹100। स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमने 100 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करी है, विल डबल इटसेल्फ इफ़ द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड कंटिन्यूसली एट 5%। अगर इंटरेस्ट हम 5% के हिसाब से कंपाउंड हो रहा है तो जो 100 रुपये है वो डबल कब होंगे ये हमें फाइंड करना है। तो अब इसको निकालने के लिए अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करो। प्रिंसिपल उसने दिया ही हुआ है हमें यहाँ पर, और प्रिंसिपल किस रेट से इंक्रीज़ हो रहा है? जो हमें R% दे रखा है उसके हिसाब से इंक्रीज़ हो रहा है। यानी जो dp/dt है उसमें क्या चेंज हो रहा है? तो dp/dt में जो चेंज हो रहा है हमारे पास, ये किसके हिसाब से हो रहा है भाई? R% ऑफ P, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला वाला पार्ट है, या पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ गया dp अपॉन में dt, ये आ जाएगा R% ऑफ P। तो इस P की वैल्यू को आप इधर लाओ, dp अपॉन में P और R/100 dt हम यहाँ पर रखते हैं और इसका इंटीग्रेट करेंगे अब, तो आ जाएगा dp अपॉन में P R/100 t। इसको इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा आपके पास log p, इसको इंटीग्रेट करने पर आ जाएगा R/100 t प्लस में c। अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें r आपको दे रखा है 5%, तो r की जगह आप 5% पुट कर लो। log p इक्वल्स टू में 5/100 t प्लस में c, ठीक है। अब c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि स्टार्टिंग में आपने कितना पैसा लगाया। स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया हमने 100 रुपये लगाए, तो 100 रुपये जब लगाए तो उस समय टाइम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी टाइम अगर 0 है तो आपके पास जो P की वैल्यू है वो 100 है, तो यहाँ पर log 100 आ गया। इधर आप 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। C की वैल्यू आ गई log 100, इसको आप यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये बन गई log P इक्वल्स टू, यहाँ से इसको काट लेते हैं 1/20t प्लस में log 100। अब ये कह रहा है कि भाई जो पैसा है हमारा वो डबल कब होगा ये हमें फाइंड करना है। डबल होने का मतलब है जो 100 रुपये थे वो डबल कब होंगे? 100 रुपये का डबल हो गया मतलब 200 रुपये। तो अगर ये कह रहा है कि भाई P की वैल्यू 200 है तो टाइम कितना लगेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर P की जगह आप पुट कर दो 200 1/20t प्लस में log 100। इस log 100 को यहाँ लाएंगे तो ये आ जाएगा log 200 माइनस
log 100 इक्वल्स टू में t अपॉन 20। यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दो, log a माइनस log b, ये प्रॉपर्टी हम लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, log 200 अपॉन में 100 इक्वल्स टू में t अपॉन 20, ये हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पर आ जाएगा log 2 और 20 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 20 log 2। अभी जो log 2 है, log 2 की वैल्यू आपको देखो वहाँ दे रखी है 6931, 0.6931, तो वो आपको पुट करनी है। नहीं दे रखी होगी तो आंसर यहीं पर छोड़ देंगे। इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, डेसिमल आ जाएगा इधर, यानी 13.862 इतने साल के अंदर। तो आप इसको राउंड ऑफ करके आप इसको 14 ईयर्स लिख सकते हो राउंड ऑफ करके, या आप इतना भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर। अब हमें यहाँ पर टाइम दे दिया उसने, सेकंड पार्ट में टाइम दे दिया हमें 10 ईयर्स का, और रुपीज़ जो है वो 100 डबल हो जाएंगे, मतलब p की वैल्यू हो जाएगी डबल यानी 200। तो यहाँ पर इंटरेस्ट बताना है। अब पहले पार्ट में तो इंटरेस्ट हमने 500 ले लिया था, लेकिन अब आपको यहाँ पर इंटरेस्ट बताना है। तो यहाँ पर log p की जगह आपके पास आ जाएगा 200 log 200, r हमें बताना है, टाइम की जगह आ गया हमारे पास 10 साल, और c की वैल्यू तो आपकी यही रहेगी जो log 100 हमने निकाली थी वो यही रहेगी। अब इसको आप इधर लेकर आएंगे फिर से, log 200 माइनस log 100, इधर से हो जाएगा r अपॉन 10। तो ये फिर से प्रॉपर्टी लगाने के बाद log 2 ही बनेगा। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.6931, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.931। तो r हमारे पास आ जाएगा 6.931, या फिर आप 6.9 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो r आ गया आपके पास 6.9%। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 14 हमने कंप्लीट कर लिया, यानी जो सैम्पल पेपर 6 थे उसके सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। और आई होप आपने अपने आंसर के साथ मैच भी कर लिया होगा कि अगर कहीं पर कुछ करेक्शन थी तो उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखो, समझो, फिर दोबारा उसको करने की कोशिश करो। अगले सैम्पल पेपर के लिए बहुत जल्दी मिलते हैं, कोशिश करूँगा वो सैम्पल पेपर आज ही आपको मिल जाए। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।